नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां के बेऊर के पास एक टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयावह कि दमकल की 2 गाड़ियां इस आग पर काबू नहीं पा सकी और बाद में अन्य 2 और दमकल के वाहनों को यहां पर बुलाना पड़ा। दमकल की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही हैं और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते ऊपरी तल्ले पर, जहां पर ये टेंट हाउस था, टेंट के तमाम सामान रखे हुए थे, उनमें ये आग विकराल रूप धारण कर लेती है। रिहायशी इलाका ये, जहां पर ये अगलगी की घटना इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन राहत सिर्फ इतनी कि इस मकान से दूसरे मकान के बीच दूरी है और यही वजह है कि इस आग की लपटों से दूसरे मकान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन कोशिश लगातार इस वक्त की जा रही है आग पर काबू पाने की। तो ये तस्वीरें देखिए, ये मकान भी और ऊपरी तल्ले पर गोडाउन बनाया गया था, दुकान बनाई गई थी, टेंट हाउस का सारा सामान इसमें रखा गया था, जिसमें अचानक से आग लग जाती है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इस टेंट हाउस के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरा सामान जो टेंट हाउस का इस जगह पर रखा हुआ था वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। हालांकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश दमकल के 4 वाहन की तरफ से इस वक्त की जा रही है और संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या अब भी मशक्कत जारी है? ये देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची थी, जिसमें 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया है। ऊपर टेंट का पूरा जो है कपड़े का सामान रखा हुआ था, जो धू धू करके जल गया और काफी भयावह आग लगी। और अभी जो है अभी कुछ क्षण पहले ही जो है आग पर काबू पाया गया है और अभी भी हालांकि दमकल कर्मी लगे हुए हैं ताकि कहीं और जो है आग है उसे भी बुझाया जा सके और दमकल कर्मी लगातार जो है लगे हुए अभी भी हैं। लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और अब जो है लोगों को राहत महसूस हो रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लोगों को डर था, आसपास के घरों को भी डर था कि कहीं उसमें भी आग न लग जाए। लेकिन जो है दमकल की गाड़ी जिस तरह से जो है, जिस रफ्तार से पहुंची है, उस रफ्तार से जो है लोगों का कहना है कि टाइम पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ी जो है पहले छोटी वाली पहुंची, जिससे आग पर जो है फैलने से जो है बच पाया और उसके बाद जो है जो बाद में जो दमकल की गाड़ियां पहुंची वो आग पर काबू पाया है। तो आग पर काबू कर लिया गया है और दमकल कर्मी अभी भी लगे हुए, कहीं भी छोटी सी चिंगारी है उसे भी बुझाने में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत की खबर ये कि आग पर काबू पा लिया गया है और दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। अगली खबर सीवान से, जहां छठ घाट के समीप हवन कुंड में भीषण आग लग गई, जिससे घाट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, पटाखा फोड़ने के दौरान बताया जा रहा है कि छठ घाट के समीप एक हवन कुंड के शेड में आग लगती है और छठ घाट के पास बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और इसी दौरान पटाखे से निकली चिंगारी ने ये विकराल रूप ले लिया। आग इस कदर यहां पर धधकी कि जो यहां पर हवन कुंड बनाया गया था वो पूरी तरह से जल उठता है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। मामला महाराजगंज शहर के नागा बाबा मठ का है। तो हवन कुंड की शेड में देखिए कैसे एक पटाखे की चिंगारी ने आग का ये भयावह रूप धारण कर लिया और इसीलिए एहतियात बहुत जरूरी होती है। और देखिए, राहत ये रही कि इससे किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आखिर क्या इस अगलगी की घटना में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी, अभी तक देखिए इस लगे में सुखद खबर यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुई है। हालांकि थोड़ी देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ मठ के बगल में छठ व्रती लोग अर्घ देकर वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी से जो हवन कुंड शेड है उसमें अचानक आग लग गया और देखते देखते आग पूरा विकराल रूप लिया, जिससे वहाँ थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग के कर्मी घंटों मशक्कत के बाद वहाँ जाकर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कुछ देर के लिए वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल जरूर रखा है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटाखे से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। बक्सर में प्लास्टिक के सामान बेचने वाली दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई और इस अगलगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर गांव में भीषण अगलगी की घटना सामने आई, जिससे आधा दर्जन घर जलकर राख हो चुके हैं। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटने की वजह से घर में ये आग लगी और तेजी से ये आग फैलती चली गई और आसपास के लोगों के जो मकान थे वो मकानों को इसने एक एक करके अपनी चपेट में ले लिया। तो आधा दर्जन घर जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। बिजली के हाई टेंशन तार जो है वो देखिए, आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे, जो घर के बहुत पास से ऊपरी हिस्से से गुजरे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इसी में से एक तार टूटकर नीचे गिरता है और एक घर से होते हुए तकरीबन आधा दर्जन घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। मधेपुरा में 2 दिन पहले चौकीदार हत्याकांड में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस बरामद किए गए। बता दें कि 28 अक्टूबर को सदर थाना क्षेत्र के भेलवा में एक अपराधी को पकड़ने के दौरान चौकीदार गुरुदेव पासवान के सिर में गोली मार दी गई थी, जिससे चौकीदार की मौत हो गई थी और अपराधी यहां से भाग निकले थे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां 100 रुपए के लिए एक जल्लाद बाप ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना बरूराज थाना क्षेत्र के सहमलवा गांव की है, जहां पर 16 साल की लड़की ने छठ का प्रसाद खरीदने के लिए पिता को बिना बताए उनकी जेब से 100 रुपए निकाल लिए थे। बाद में जब सनकी पिता गोनू भगत को शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो उसने बेटी से इसकी मांग की, जिस पर बेटी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और नशे में धुत पिता ने धारदार हथियार से बेटी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से सने 100 रुपए और फरसे को भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। पूर्णिया के कस्बा में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कारी कोसी नदी में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। घटना कस्बा मदरसा चौक के पास कारी कोसी नदी की है और सभी बच्चे घाट बनाने के लिए पहुंचे हुए थे और तभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगते हैं। जब तक स्थानीय लोग इन्हें देखते, इन्हें बचाने की कोशिश की जाती, तब तक डूबने की वजह से तीनों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 15 साल का बॉबी, 12 साल का हिमांशु और 11 साल का ऋतिक शामिल था। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। पटना के गौरीचक में दरगाह नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना गौरीचक थाना क्षेत्र के चकरहीमा की है, जहां ये बच्चे छठ पूजा के दौरान नदी में नहाने के लिए उतरे और गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने की वजह से दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गौरीचक के अंडारी निवासी 10 साल के राजा कुमार और दूसरे की पहचान 12 साल के विशाल के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। बड़ी खबर कटिहार से, जहां ससुराल में एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। सास, ससुर और पति पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि काफी पहले से महिला के साथ ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की जाती थी और बीती रात बुरी तरह से पीट कर इस महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। मधेपुरा में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की बरामदगी की गई है। नशीली दवा की तस्करी की सूचना पर सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के झटकिया गांव में पुलिस ने मंजूर आलम के
घर छापेमारी की और 2 बोरी में रखे हुए 374 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप को बरामद किया गया। जब्त कफ सिरप कोडिन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप बताया जा रहा है और अक्टूबर 2022 की ही ये बनी हुई है, जो सितंबर 2024 में एक्सपायर होने वाली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। खबर सासाराम से, जहां रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से आरपीएफ की टीम ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया और जब्त शराब की कीमत जो है वो 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ को सूचना मिली थी कि मालगाड़ी में छिपाकर शराब डिहरी की तरफ ले जाई जा रही है और जिसके बाद जांच के दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की इस खेप को जब्त किया गया। एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपराधी मौके से फरार हो गए। शराब तस्कर डालमिया नगर का रहने वाला है और मुगल सराय से शराब की खेप लेकर आ रहा था। कुमू से सूचना मिली थी कि एक मालगाड़ी में जो है कुछ व्यक्ति देखे गए हैं, जिनके आधार पर जो है मालगाड़ी को रोक करके सासाराम में डाउन मेल लाइन में चेक किया गया, तो ये जो है देसी शराब और ये कुल जो है 1.25 लाख रुपए के लगभग का बरामद किया गया है, जिसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 नवंबर को गोपालगंज में प्रचार करने के लिए जाएंगे। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे। गोपालगंज में उसका गांव प्रखंड में सीएम और डिप्टी सीएम की चुनावी सभा होगी और ये जानकारी खुद आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने दी है। स्टीमर हादसे के बाद नीतीश कुमार के पेट में जख्म को लेकर यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि नीतीश कुमार इस उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन गोपालगंज में उनकी जनसभा को तय किया गया है। हालांकि नीतीश कुमार मोकामा में प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा इन दोनों ही विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और अब जिसे लेकर लगातार राजनीति की जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं जाने वाले हैं प्रचार करने के लिए, उसके पीछे की वजह देख लीजिए, क्योंकि जिस प्रत्याशी को आरजेडी ने उतारा है शराब माफिया के तौर पर पहचान है, शराब का व्यवसाय किया जाता है और कैसे ऐसे में नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 1 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसका खुलासा खुद प्रत्याशी की तरफ से किया गया। इस बार जो है मुख्यमंत्री चुनावी रैली में नहीं आ पा रहे हैं उपचुनाव में, तो क्या ऐसा है कि मुख्यमंत्री भी चुनावी रैली करेंगे उपचुनाव में आपके लिए? आ रहे हैं ना, 1 तारीख को आ रहे हैं। उसका गांव में आ रहे हैं 1 तारीख को। और कौन होंगे उनके साथ? उनके साथ आ रहे हैं तेजस्वी जी भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, श्यामपुर का जो स्कूल है उसी में आ रहे हैं। ये तो विरोधी के लिए कराना जवाब होगा, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। विरोधी लोग तो हमेशा अफवाह उठा रहे हैं, कभी तेजस्वी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो कभी ये हो गया वो हो गया, तो अब यही चलेगा इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं। गोपालगंज में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है और इससे पहले प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वैसे तो माना जा रहा है कि गोपालगंज में मुख्य लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी और आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है, लेकिन बीएसपी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने आरजेडी बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रखी है। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम करार दिया, जिसके जवाब में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पलटवार किया है और राजद प्रत्याशी पर ही बीजेपी और आरएसएस से सांठगांठ का आरोप लगाया है। अब भाजपा की बी टीम किनको वो कहते हैं? 90 में जब उसके पिताजी ने सत्ता संभाली थी तो भाजपा ही के लोगों ने साथ दिया था और यहाँ भी जिस कैंडिडेट को उसने टिकट दिया है उसका ताल्लुक तो भाजपा से नहीं बल्कि लोग कहते हैं कि आरएसएस से रहा है, तो उसने उसको टिकट दिया है। तो भाजपा की बी टीम कौन लोग हैं? ईंट लेकर राम मंदिर बनाने के लिए किनके परिवार से लोग उत्सुक हैं? उछल कर मोदी जी के साथ फोटो किसके घराने से लोग ले रहे हैं? तो दुनिया से देख रही है कि छुप छुप कर मिलते कौन हैं मोदी जी से, तो बी टीम कौन है ये दुनिया देख रही है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार वो करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों पर बीजेपी का समर्थन कर रही है। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया।
2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती उनको प्रदान हो। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी। ऑटो सवार 12 लोग इस दौरान जख्मी हो गए हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। NH2 पर बाईपास के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 घायल को गया रेफर किया गया है। ऑटो में ट्रक की तरफ से ये जोरदार टक्कर मारी गई, जिसमें घायल लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 3 घायल को रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। कटिहार में एक व्यक्ति को एक नशेड़ी युवक को नशे के कारोबार और नशा करने से रोकना महंगा पड़ गया। नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला कसीरा भवन के पास नशेड़ी युवक ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल घायल श्याम कुमार को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोपी युवक किशन को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया गया। अररिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की याद में पुलिस डिपार्टमेंट में बहाल नए कांस्टेबल समेत शहर के आम लोग भी इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी का जायजा लिया अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में रन फॉर यूनिटी के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। अभी हम मौजूद हैं अररिया के ग्राउंड पर और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैराथन दौड़ को लेकर लोग जो हैं, अभी थोड़ी देर के बाद मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। यहाँ पर अररिया SDPO से हम सीधे जानते हैं किस चीज़ को लेकर यह आयोजन किया गया है। सर, यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद 600 प्रिंसली स्टेट था, जिसको सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था जब ये होम मिनिस्टर थे। तो इनके जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग जो है आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ पे अररिया जिला पुलिस के द्वारा किया गया। यहाँ पे नवनियुक्त जितने सब इंस्पेक्टर हैं वो हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सारे लोग इस चीज़ का आयोजन किया गया है। मेजर सार्जेंट मेजर मिंटू हैं, प्रोफेशनल DSP अन्नू है, सब लोग हम लोग इसको मैसेज देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता कायम रहे। इसके लिए हम लोग एक मैराथन दौड़ के जरिए पूरे बिहार में, पूरे अररिया में इसका मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे मैडम, किस तरह का? ये जो रन है इसमें जितने भी पुलिस विभाग के सारे हैं, मेजर सर हैं और हमारे जो SDPO सर हैं और हमारे SP सर, तो हम सब ने एक आयोजन किया है रन फॉर यूनिटी के लिए। एंड यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है और जो पुलिस पर्सनल्स है उनके बीच में एक दौड़ होगा और हम यही अररिया वासियों से ये करेंगे कि ये एक जिस तरह से हम रन फॉर यूनिटी करा रहे हैं उस तरह से यूनाइटेड हम सब रहें। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया में जो है पुलिस विभाग द्वारा जो है यह आयोजन किया जा रहा है, चूँकि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा जा सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। वहीं मधेपुरा में भक्तिपूर्ण माहौल में छठ संपन्न हो गया। 4 दिन के इस महानुष्ठान और 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। विभिन्न छठ घाटों में हजारों लोगों ने भगवान भास्कर की आराधना की। मधेपुरा के बिजली कॉलोनी घाट पर पूर्व सांसद शरद यादव के बेटे राजद नेता शांतनु बेंदेला भी पहुंचे और लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। वहीं नवादा जिले के विशान दास अपने बिहार के कई लोगों के साथ स्कॉटलैंड में छठ त्योहार मना रहे हैं और इसके साथ ही बिहार के गया, बक्सर, मधुबनी, औरंगाबाद और दरभंगा समेत कई जिलों के लोग इनके साथ एक जगह पर सामूहिक रूप से छठ का त्योहार मनाते हुए नजर आए और इनके साथ
युक्तेश्वर कुमार जो कि बरबीघा के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। स्कॉटलैंड के बाद सिटी के मेयर हैं वो, और वो भी इन्हीं के साथ छठ का त्योहार मना रहे हैं। बिहार घर आने पर इन्होंने छठ की सभी सामग्री या घर से खरीद कर ये लेकर ये पहुंचते हैं यहाँ, ताकि अच्छे तरीके से छठ का त्योहार, छठ व्रत करने के समय किया जा सके। और लंदन में भी कई लोग ऐसे हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से हैं। छठ का त्योहार लेकिन एक साथ मनाया जाता है। और बरबीघा के रहने वाले शिव कुमार अपनी बेटी और दामाद के घर लंदन पहुंचे हुए हैं, और इनकी पत्नी दूसरी बारी इसी जगह पर छठ का पर्व करती हुई नजर आई। भोपाल में छठ के बाद घाट की साफ सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता रंजना दुबे। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन हुआ है, और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण के साथ समापन हुआ है। और शीतलदास की बगिया के साथ ही राजधानी भोपाल के 50 से ज्यादा घाटों पर इस पर्व का आयोजन हुआ, और आयोजन के बाद जो घाट है उन पर साफ सफाई का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया है। पूरे घाट को स्वच्छ रखने को लेकर जो पहल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही, चाहे वो गणपति विसर्जन के बाद साफ सफाई हो तालाबों की, या फिर दुर्गा विसर्जन के बाद जो तालाबों की सफाई हो, वो हर वक्त देखी जाती है। और कुछ ही घंटों में जो घाट है वो पूरी तरह से साफ सुथरे नजर आते हैं, और इसी तरह से जो तालाब में सफाई है वो देखी जा रही है। और उसके साथ ही जो घाट है उनको भी साफ और स्वच्छ करने का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, ताकि जब यहाँ पर घाट पर लोग पहुंचे तो पूरी तरह से ये जो घाट है पहले की तरह ही साफ और स्वच्छ नजर आए। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट्स